नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम शोभाए किराम, वर्कर हजरात, अजीज हमवतनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस मायनाज शख्सियत को आज हम खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, उनके लिए दो अल्फाज मेरी दादी बेगम अकबर जहां, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, सियासी और गैर सियासी। लेकिन अगर सबसे बड़ा सबक उन्होंने मुझे कुछ सिखाया हो वो सब्र है। मादर मेहरबान ने अपनी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे, अपने खावन बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल जाते हुए, जरावतनों में जाते हुए, मरकजी हुकूमत का कैदी बनते हुए वो दिन भी देखे। शेर कश्मीर का वफात वो दिन, 84 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से होते हुए वो भी मादर मेहरबान ने देखा। उसके बाद जो बचा हुआ था वो 90 में जब यहां मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ और उन हालात में मादर मेहरबान को जम्मू और दिल्ली जाना पड़ा, मादर मेहरबान ने वो दिन भी देखे। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद मादर मेहरबान ने सब्र का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने सब्र से इन तमाम मुश्किलातों का मुकाबला किया। तो आज अगर सही माने में हम मादर मेहरबान को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते, जो सब्र का रास्ता है, उसको याद करना होगा। लेकिन सब्र का रास्ता कमजोरी का रास्ता नहीं है, सब्र का रास्ता खामोशी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सब्र का नाजायज फायदा लोगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमें कमजोर समझोगे। ये सब्र, ये हमारी ताकत है, ये सब्र, ये हमारी अमानत है और इंशाअल्लाह ये सब्र, ये हमारी जीत और हमारी कामयाबी होगी। लेकिन मरकज की हुकूमत को आज अपने आप से पूछना होगा, क्या हुआ? आखिरकार पौने 2 साल इस हुकूमत को बने हुए आज क्यों हम जंतर मंतर में एहतजाज करने की बात कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ तो मजबूरी बनी होगी, कुछ तो बदल गया होगा। मैं वो आदमी हूं जिसने पौने 2 साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव पे लगा के मरकज से कहा कि हम बातचीत के जरिए अपना हकूक हासिल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ये जानते हुए कि ये फैसला सियासी तौर मेरे लिए भारी पड़ेगा। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर के लोग, उनका दिल लगता है जब हम मरकज की हुकूमत के साथ लड़ते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो चाहते हैं कि यहां पे किसी तरह जो है ये सिलसिला चले। लेकिन मैंने सोचा
कि शुरू में मैं कम से कम मरकज को मौका दूं कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया वो उस वादे पे कायम रहेंगे। और वादा था क्या कि 3 कदमों में जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको सुधारा जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। पहले डिलिमिटेशन, इस बात के बावजूद कि पूरे मुल्क में कहीं डिलिमिटेशन नहीं हुआ, मां सिवाय आसाम और जम्मू कश्मीर में। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन में धांधली होगी। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन का मकसद एक पार्टी और उनके दोस्तों की मदद होगी। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम ये जहर का कतरा भी पी लेंगे। कितनी धांधली हुई उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई, 7 में से 6 बीजेपी को और सिर्फ 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। मकसद उनका यह था कि किसी न किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उनसे कहीं गुना समझदार निकले। उनकी ये साजिश चली नहीं और बदकिस्मती से आज कहना पड़ता है कि उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये हकीकत है और इस हकीकत को अब बीजेपी के लीडरों ने और ज्यादा बयां करना शुरू किया है, खासकर जो यहां पे असेंबली में है। वो कहते हैं कि इन लोगों को हम रियासत का दर्जा नहीं देंगे, इन लोगों को नहीं मिलेगा। अरे आप तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने ये बात क्यों नहीं कही? तब क्यों नहीं कहा कि आप जब तक बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं बनती तब तक इनको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा? फिर जम्मू कश्मीर के लोग, मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। आपने कहा कि हम 3 कदमों पे चल रहे हैं, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और इलेक्शन के बाद रियासत की बहाली। डिलिमिटेशन हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, गलत हुआ हुआ। इलेक्शन हुए, अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हुकूमत की जिम्मेदारी हमें दी। बीजेपी और उनके तमाम यार दोस्त इस इलेक्शन में पीछे रह गए, चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, सब रह गए। क्या वो हमारा कसूर है? मैं खुद हैरान हुआ जब इलेक्शन के नतीजे निकले। वल्लाह मेरे कुछ स्टेज पे साथी बैठे हैं, मैं ना उनकी तरफ इशारा करूंगा ना उनकी तरफ देखूंगा, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि वो इस इलेक्शन में सीट निकालेंगे। लेकिन अल्लाह का करना निकल कर जीत कर दूर है हमारा। लेकिन हमारी कामयाबी को अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हुकूमत बनाई क्यों अगर आप उस हुकूमत को काम करने नहीं दोगे? क्या फायदा? फिर नहीं करने थे इलेक्शन। अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलाना था, अगर राजभवन में ही सारे फैसले करवाने थे, अगर राजभवन के जरिए ही लोगों को तंग करना था, मुलाजमों को डिसमिस करना था, बुलडोजर चलाने थे, बाकी तमाम ये चीजें करनी थी, तो हमें क्यों सामने लाया? फिर क्या देते हैं उसी वक्त कि आप आइए, लेकिन हम आपके हाथ आपके पीठ के पीछे बांधेंगे, हम वो अफसर आपको देंगे जो आपके फैसलों पे अमल नहीं करेंगे। अरे ये हमारा जिगर है, ये हमारी सबर है कि तब भी हम गधों की तरह मेहनत कर करके यहां के लोगों के लिए कुछ हासिल करना शुरू कर गए। बैठिए ना।
या इसी तरह हमें आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि बिना एहतजाज किए हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना हाल और लद्दाख का हाल देखते हैं और फिर हम सवाल उठाने पे मजबूर होते हैं कि बताइए, जो बातचीत आप लद्दाख के साथ करने के लिए तैयार हो, वो बातचीत हमारे साथ क्यों नहीं? हमें कहते हो कि एक मुल्क में एक ही तरीका होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने 370, 370 हटाया। लेकिन लद्दाख को आप कहते हो आओ हमारे साथ बात करो, हम 371 देंगे आपको। हम जनाब रियासत मांगते हैं और यही बीजेपी वाले जो लद्दाख को 371 देने के लिए तैयार है, हमें कहते ना आपको रियासत भी नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि कम से कम जिन अफसरों के साथ हमें काम करना है, उन अफसरों को लगाने की इजाजत हमें होनी चाहिए। आप वो इजाजत हमें देते नहीं हो। लद्दाख को आप कहते हो आप चीफ सेक्रेटरी का भी फैसला कर लो, आप चीफ सेक्रेटरी का ACR भी लिखो, आपने जो बजट के फैसले करने होंगे कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। और क्यों? क्योंकि लद्दाख के लोगों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया। अगर यही आपका पैगाम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रियासत के मामले में मैं खामोश रहा। अल्लाह गवाह है, अगर मैंने एक भी मौका गंवाया हो रियासत की बहाली की बात करने के लिए, वज़ीर आज़म सलमा काए, मैंने अपने तरीके से वहां रियासत की बात की। वज़ीर आज़म कटरा आए, मैंने वहां रियासत की बात की। कोई मुलाकात मेरी अमित शाह साहब या नरेंद्र मोदी साहब या किसी भी सीनियर मिनिस्टर से नहीं होती जिसमें मैं रियासत के हवाले से बात नहीं करता। और हर मुलाकात में मुझे कहा जाता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में इस पर सवाल उठता है, जब मीडिया वाले सवाल करते हैं उनसे, वो कहते हैं उचित समय पे होगा, सही मौके पे। और मैं पूछता हूं उनसे, खुदारा हमें बस यही बताइए, उस उचित समय को, उस सही मौके को हम किस तरह पहचानेंगे? मुझे यही बताइए। बताएं मुझे और मेरे साथियों को क्या करना है इस गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिसमें हम ये कह सके कि हम उचित समय पर आ गए हैं, अब आपको रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। बताइए। और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपका उचित समय यही है कि जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी तब यहां रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, तो खुलेआम कम से कम इतनी तो हिम्मत करिए, इतनी हिम्मत करिए कि किसी बड़ी तकरीर में, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या किसी बड़े जलसे में, आप अपनी तकरीर में कहिए कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती तब तक यहां रियासत का दर्जा आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। कम से कम हम इस धोखे में तो नहीं रहेंगे कि आप अपने वादे पर कायम रहोगे, कि आपने जो वादा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया है उस वादे को आप पूरा करोगे। कितने इलेक्शन कराओगे आप यहां पे स्टेटहुड के भरोसे?
रियासत का वो नारा देते हुए पार्लियामेंट का इलेक्शन कराया। लोगों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन किए, आपने असेंबली के इलेक्शन किए, लोगों ने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब आप कहते हो पंचायत की भी इलेक्शन और लोकल बॉडी के इलेक्शन होने चाहिए, हम भी कहते हैं होने चाहिए, लेकिन जिस तरह आप कहते हो उसी तरह हम भी कहते हैं पंचायत के इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन उचित समय पे होंगे और वो समय हम तय करेंगे। ये उचित समय ये दोनों तरफ से चलता है। ये उचित समय सिर्फ आप ही नहीं तय करते हो, हम भी तय कर सकते हैं उचित समय क्या होगा। मजाक बनाया हुआ है हमारे समर का, हमारी शराफत का, हमारी खामोशी का। क्या हाथ लगाना चाहते हो आप यहां पे? क्या कुछ नहीं सीखा आपने? तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आप हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं और ये बामाए कौम माननीय मेहमान जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की मुझे सिखाया हुआ सबक कि हमें अपने करतूतों के लिए, अपने किए हुए के लिए इस दुनिया में जवाब देना होगा या नहीं देना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए। बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी। आप बैकडोर से फ्रंट की कुर्सी पर नहीं आओगे। फिलहाल लोगों ने आपको पीछे ही रखा है, आप पीछे ही रहोगे। रही बात हमारे 20 तारीख के प्रोग्राम की, हमें आज कहा जाता है कि आपने मशवरा नहीं किया, हमसे पूछा नहीं। ये मेरे घर की बात है, ये मैं क्या अपनी जात के लिए ला रहा हूं? सिर्फ मुझे और फारूक अब्दुल्ला साहब को स्टेट में रहना है, बाकी यूटी में रहेंगे। हमने ना प्रोग्राम बनाया जंतर मंतर जाने का। हमने चाहा कि ये अकेला स्टेटहुड का मामला सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का है। ये उतना ही उन लोगों के लिए है जो सियासी पार्टियों के साथ ताल्लुक रखते हैं और उन लोगों के लिए जो सियासी पार्टियों के साथ ताल्लुक नहीं रखते। इसलिए हमने ये तय किया कि वो लोग या वो पार्टियां जो अभी असेंबली में मौजूद हैं या कभी एक वक्त में असेंबली में कभी मौजूद थे भी, हमने उन सब से कहा कि मेहरबानी करके हमारे इस एहतजाज में शामिल होइए। नहीं तो बताइए क्या जरूरत थी गुलाम नबी आजाद साहब को बुलाने की?
वो असेंबली में नहीं है। क्या जरूरत थी अल्ताफ बुखारी साहब को या हकीम यासीन साहब को या पैंथर पार्टी वालों को? लेकिन हमने कहा कि आप ये लड़ाई ये अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ये स्टेटहुड सिर्फ हमारा नहीं है, ये रियासत सबका होगा। अब मैं एक बार फिर यहां उन तमाम लीडरों को मुतबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि इलेक्शन की लड़ाई छोड़ दीजिए। अभी 3.25 साल हैं इलेक्शन को, जुड़ जाइए, इस प्रोग्राम में जुड़ जाइए। आप लद्दाख की बात करते हो, लद्दाख की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि करगिल, लद्दाख, बौद्ध, मुसलमान, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी सब एक साथ आए वहां कुछ हासिल करने के लिए। यहां पे ये लोग जो है किसी डर के वजह, किसी खौफ के वजह, किसी दबाव के वजह अगर हमारे इस प्रोग्राम से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं उनसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ जुड़े, 20 तारीख को आए। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारे बहुत से वर्कर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं लेकिन दिल्ली नहीं आ सकते। इसलिए मेरी अपनी तंजीम से आज मैं ये बात यहाँ श्रीनगर में करूंगा, कल इंशाल्लाह जम्मू में भी मेरा प्रोग्राम है, ये बात मैं जम्मू में भी करूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तंजीमी तौर आप जितने लोगों को शामिल कर सकते हो करिए और 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे एक एहतजाज का प्रोग्राम रखिए। उस एहतजाज के प्रोग्राम में और किसी चीज का जिक्र ना करें, किसी तंजीम का जिक्र नहीं, किसी इलेक्शन का जिक्र नहीं, किसी और बात का नहीं। वहां सिर्फ एक नारा चलना चाहिए कि रियासत, जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जो है वो बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बस इतना ही। इंशाल्लाह ये शुरुआत है। इस गाड़ी को हमें कितना आगे लेना पड़ेगा, इस एहतजाज के प्रोग्राम को कौन सा नया शक्ल हमें देने की जरूरत पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, ये आने वाले दिन से तय होगा जब हमें पता चलेगा कि क्या वाकई मरकजी हुकूमत हमारे साथ रियासत की वापसी के लिए बात करने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन आप सबसे आज इस मौके पे मैं सिर्फ शुक्रिया के 2 अल्फाज, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग दूर दराज इलाकों से सुबह सवेरे मुश्किल से निकले और यहां कुछ लोग तो 5:30 बजे के सुबह के यहां बैठे हुए हैं। मैं एक एक वर्कर, एक एक ओहदेदार, एक एक अपने साथी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हुए आपसे आखिर में एक ही गुजारिश, बैठो, एक ही गुजारिश करूंगा। आपने स्टेज पे देखा होगा हमारे एक सीनियर साथी, हमारे साबका पावर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब, वो नाजायज सेहत की वजह से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। अभी भी वो अस्पताल में दाखिल हैं, इलाज उनका चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफा दें, सेहतियाब करें और हमारे दरमियान लंबे दौर तक रखें। लेकिन आखिर में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया करते हुए मैं अब इस मौके पे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को स्टेज पे आप सबके खिताब होने की दावत देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम।